नमस्कार, आप देख रहे हैं RSTV विशेष। मैं हूं दीपक डोभाल। देश में जब संविधान लागू हुआ था तो ये लक्ष्य था कि अगले 10 साल में सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। साल दर साल गुजरते गए, दशक दर दशक गुजरते गए, लेकिन हम लक्ष्य से दूर खड़े रहे। बाद में जब कोठारी आयोग बना तो उसने विस्तार से इस दिशा में एक रोड मैप पेश किया था। फिर दशकों गुजरते रहे, बच्चे स्कूल से दूर खड़े रहे। नई शिक्षा नीति से लेकर सर्व शिक्षा अभियान जैसे कई पड़ाव आए। देश भर में शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में कई आंदोलन हुए और तब जाकर आया शिक्षा का अधिकार कानून। पहली बार उम्मीद सबसे ज्यादा परवानों पर चढ़ी। कानून में 5 साल की समय सीमा रखी गई थी और सरकार ने वादा किया था कि 2015 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। अब इस समय सीमा को भी साल भर गुजर चुके हैं। न शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है पूरी तरह से और ना ही बच्चों की पहुंच स्कूल तक हो पाई है। ऊपर से ड्रॉप आउट हमारे बीच की बड़ी सच्चाई बनकर उभरी है। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का विशेष। साल 2011 की जनगणना ने देश में कई क्षेत्रों की स्थिति साफ की। जैसे जैसे जनगणना का अध्ययन हो रहा है, वैसे वैसे हर सेक्टर की सेहत की तस्वीर भी साफ हो रही है। हाल ही में देश में 5 से 19 साल के बच्चों की पढ़ाई की स्थिति भी साफ हुई। 2011 की जनगणना में बीते एक दशक में ऐसे बच्चों की शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता का पता लगा। लेकिन ये आंकड़े सुकून देने वाले नहीं हैं, बल्कि चिंता बढ़ाने वाले हैं। देश में शिक्षा के हाल पर नई बहस छिड़ गई है। बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के तमाम प्रयास हुए, शिक्षा के अधिकार जैसे कदम उठे, लेकिन ये सारी कोशिशें 2011 की जनगणना के आगे दम तोड़ती नजर आ रही है। जी हां, ताजा जनगणना में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने देश के भविष्य नौनिहालों की पढ़ाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 5 से 19 साल के 6.54 करोड़ यानी 6 करोड़ 54 लाख बच्चों ने कभी कोई स्कूल ही नहीं देखा। जनगणना के मुताबिक 4 करोड़ 49 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पिछले दशक में बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 5 से 19 साल के कुल 38 करोड़ 1 लाख बच्चों में से 26 करोड़ 98 लाख बच्चे ही शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। ड्रॉप आउट्स में सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियों को स्कूल आने में दिक्कत होती है। बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर सरकार देती है, लेकिन लड़कियों के लिए जो कानूनी हक है उनका कि एक सेपरेट टॉयलेट हर स्कूल में होना चाहिए। आधे से ज़्यादा स्कूलों में देश में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। इस तरह प्रतिशत के लिहाज से आंकड़ों को देखें तो देश में 17.2% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। 11.8% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तो गए लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, जबकि 29% बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूलों से बाहर हैं। सामान्य बच्चों के साथ साथ 2011 की जनगणना में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की तालीम के हाल का भी पता चलता है। जनगणना के मुताबिक 5 से 19 साल के बच्चों में 65.7 लाख निशक्त हैं। इनमें से 17.5 लाख यानी करीब 27.7% निशक्त बच्चे कभी किसी स्कूल गए ही नहीं, जबकि 8 लाख बच्चों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इस तरह देश में कुल 40.2 लाख दिव्यांग बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इनमें से 56.7% लड़के हैं और 43.3% लड़कियां। कि आपने ना व्यवस्था इस तरीके की बनाई है। देखिए, अगर आप ड्रॉप आउट्स को स्कूल में लाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे क्रच का इंतजाम करना पड़ेगा जिससे कि वो छोटे बच्चे को भी ला सके। वो कभी कोई सोचता नहीं है। अगर हम डिसेबल्ड बच्चों को लाना चाहते हैं तो उनको मेडिकल और जो एजुकेशन की फैसिलिटी है, स्पेशल एजुकेटर्स है ही नहीं देश के अंदर। तो इस तरीके की अगर आप फैसिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि जो अंदर बच्चे हैं वो भी बाहर हो जाएंगे और जो बाहर है वो हिम्मत नहीं करते फिर अंदर आने की। 2011 की जनगणना ने निशक्त बच्चों के स्कूल जाने का काफी विस्तृत ब्यौरा पेश किया है। जनगणना के मुताबिक स्कूल जाने वाले निशक्त बच्चों में सबसे ज्यादा
71.2% बच्चे अन्य रूप से दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। इसके बाद 68% दृष्टिबाधित बच्चे स्कूल जाते हैं। श्रवण निशक्त 67% बच्चे स्कूल जाते हैं। वाणी निशक्त स्कूल जाने वाले बच्चे 58.9 हैं। मानसिक मंदता से ग्रस्त 47.2% बच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि बहुविकलांगता की श्रेणी वाले 37.2% ही बच्चे स्कूल जाते हैं। सबसे कम स्कूल जाने वाले बच्चे मानसिक बीमारियों से ग्रस्त श्रेणी में आते हैं। जनगणना के मुताबिक निशक्त बच्चों के स्कूल जाने की दर में 11% का इजाफा जरूर दर्ज हुआ है। जनगणना में इस बात का भी पता चला है कि राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूल छोड़ने वाले छात्र लगातार बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से भारत में साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन देश अभी भी पूर्ण साक्षरता हासिल करने से दूर है। बाकी दुनिया के मुकाबले औसत साक्षरता हासिल करने में भी देश अभी बहुत पीछे है। यूनेस्को के मुताबिक भारत दुनिया के उन 101 देशों में शामिल है जो पूर्ण साक्षरता हासिल करने से काफी दूर हैं। विश्व की मौजूदा औसत साक्षरता दर 84% है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भारत महज 74% साक्षरता दर ही हासिल कर सका है। बाकी दुनिया के मुकाबले भारत की साक्षरता दर 10% तक कम है। हालांकि जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक 2001 की तुलना में इसमें 14% की वृद्धि हुई है। 2030 तक पूरी दुनिया में एक भी बच्चा 12वीं की शिक्षा से वंचित न रह जाए, यूनिवर्सलाइज किया जाए पूरी दुनिया में। लेकिन अगर दुनिया की रफ्तार के मुकाबले हम अपनी जब समीक्षा करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक देश में कुल 74.04% लोग साक्षर हैं। देश में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। महिलाएं साक्षरता दर की इस दौड़ में तकरीबन 17% पीछे हैं। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। जनगणना के मुताबिक देश के 9,899 गांव ऐसे हैं जिसमें एक भी महिला साक्षर नहीं है। देश में 3,546 गांव ऐसे भी हैं जहां एक भी पुरुष साक्षर नहीं है। इलिटरेसी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत बड़ी संख्या जो अब एडल्ट हो गई है, वो आज भी अंगूठा लगा रही है। इवन उसको अपना नाम और लिखना पढ़ना भी नहीं आता। और जो बच्चे हमारे अभी स्कूलों के अंदर हैं और ख़ासकर सरकारी स्कूलों के अंदर हैं, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट्स तो ले लिए हैं, लेकिन आज भी उनको जो है कोई हिंदी नहीं पढ़नी आती, अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती। ग्रामीण भारत में साक्षरता की दर 67.8% है। 59% ग्रामीण महिलाएं साक्षर हैं, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर ग्रामीण इलाकों में 79% है। शहरी इलाकों में कुल साक्षरता दर 84.1% है। इनमें भी 80% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि 90% शहरी पुरुष साक्षर हैं। पहली बात तो आप गर्ल चाइल्ड को लीजिए, लड़कियां सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होती हैं। आदिवासी हों, दलित हों, अल्पसंख्यक समुदाय की हों, बहुत सारी लड़कियां रिमोट एरियाज़ में हों, गांव में हों, शहरी इलाकों में भी लड़कियां सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स में सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। जनगणना में पहली से 5वीं तक की छात्राओं का ड्रॉप आउट दर 4.66% और छात्रों का 4.68% रिकॉर्ड किया गया है। पहली से 8वीं तक की छात्राओं में यह आंकड़ा 4.01% और छात्रों में 2.3% है। जनगणना के मुताबिक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बाद ज्यादातर लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ज़ैगा मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। आज़ादी के वक्त देश में केवल 12% लोग पढ़ने लिखने की बुनियादी समझ रखते थे। उसके बाद कई दशकों तक साक्षरता दर सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन 2001 में साक्षरता अभियान के जरिए इसमें बड़ा सुधार दर्ज हुआ। लक्ष्य ये बनाया गया था कि सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। सरकार का यह कार्यक्रम आज भी जारी है, लेकिन जानकार अब भी बहुत कुछ किए जाने की दरकार बताते हैं।
साल 2000। बच्चों के हाथों में किताब और कलम थमाने की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा। संविधान के 86वें संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। सर्व शिक्षा अभियान में राज्य सरकारों को साथ लेकर चलने की योजना बनाई गई। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश में 19 करोड़ बच्चे इस दायरे में आते हैं। लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से सर्व शिक्षा अभियान में जिस गति की उम्मीद थी, उस पर वो खरा उतरता नहीं दिख रहा। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि देश का अंतिम बच्चा स्कूल में कैसे आए। उसके बाद दूसरी चुनौती है कि उसकी 8वीं तक जो मौलिक अधिकार है शिक्षा, वो शिक्षा उसकी पूरी कैसे हो। और शिक्षा साक्षरता नहीं, उसको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और उसके बाद फिर तीसरा कदम है कि वो जूनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक कैसे पहुँचे। हम अभी पहले पायदान पे ही अटके पड़े हैं, वहाँ से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आलम यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के मद में आवंटित धनराशि को बढ़ाने के बजाय इसमें कटौती की गई है। हालांकि मौजूदा आम बजट में इसमें मामूली बढ़ोतरी जरूर की गई, लेकिन ये पहले के मुकाबले आज भी कम है। बीते 5 साल के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 2011-12 में इस मद में 21,000 करोड़ रुपए, 2012-13 में 23,645 करोड़ रुपए, 2013-14 में 26,608 करोड़ रुपए, 2014-15 में 24,376 करोड़ रुपए, 2015-16 में 22,000 करोड़ रुपए और 2016-17 में 22,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यानी 3 साल पहले इसका जितना बजट था, आज उससे भी कम है। आज सरकार बजट में कितना पैसा किस मद में लगाती है, इससे उस सरकार का रुख पता चलता है, उसकी प्राथमिकता तय होती है। और अगर शिक्षा पर सरकार लगातार कटौती करती जाएगी, इस नई सरकार ने वादा किया था 6% कि हम लागू करेंगे, लेकिन आप देखिए कि आने के पहले ही बजट में इन्होंने 5,000 करोड़ की कटौती कर दी। और उसके बाद जब बहुत शोर मचा तो सिर्फ 500 करोड़ रुपया बढ़ाया दूसरे बजट में। जानकारों के मुताबिक बीते 3 वित्त वर्ष से इस मद में आवंटित धनराशि को राज्य सरकारें खर्च नहीं कर पा रहीं। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों की शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। यही नहीं, कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने के साथ बच्चों को तैयार करना भी लक्ष्य है। लेकिन देहाती इलाकों में ये अब भी सपना बना हुआ है। गुणवत्ता के मामले में सरकारी स्कूल मात खा रहे हैं। जो लोग स्कूल चलाते हैं, सरकारी स्कूल, चाहे टीचर्स भी हैं, वो अपने बच्चों को तो वहाँ पढ़ाते नहीं हैं। तो ये दिखाता है कि वो इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो खुद भी ये जानते हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और जब वो नहीं पढ़ाते तो सिर्फ वो बच्चे खुचे बच्चे जो हमारे गरीब खानदानों से हैं वो जाते हैं, तो एक क्लास डिवाइड भी देखने को मिलती है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है 2014 के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ प्रखंडों को चुना था जिन्हें शैक्षिक तौर पर पिछड़ा माना गया। इन इलाकों में आदर्श विद्यालय बनाने, लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाने की योजना शामिल थी। शुरुआत में इसमें 3,073 प्रखंडों को शामिल किया गया, लेकिन सफलता से ये सारी योजनाएं कोसों दूर खड़ी हैं। असल में बच्चों के सामने अब भी 1000 चुनौतियां हैं। जो प्रयास होना चाहिए था वो प्रयास हुआ नहीं। बच्चों को स्कूल में दाखिला देने और बच्चों का 8वीं तक जो कानूनी अधिकार है, 8वीं तक शिक्षा को जारी रखना और उसको पूरा करना। आपको मालूम है कि 40% बच्चे जो क्लास 1 में दाखिला लेते हैं, उनमें से 40% बच्चे 8वीं क्लास पूरा नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉप आउट है। सर्व शिक्षा अभियान से पहले 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश भर के 18 राज्यों के 273 जिलों में हर बच्चे को शिक्षा देने की योजना थी। लेकिन बाद में सर्व शिक्षा अभियान के बाद ये योजना ढीली पड़ गई और आखिरकार इसे सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। आंकड़ों में ये अब भी साफ नहीं है कि कितने बच्चे इस वक्त स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े हैं। NSSO की माने तो अब भी 6 से 14 साल की उम्र के
2.5% बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। लिहाजा जानकारों की मांग है कि शिक्षा का अधिकार कानून को बाल मजदूरी से जुड़े अन्य कानूनों के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि सभी बच्चों की सही पहचान बन सके और उन्हें अनिवार्य तौर पर स्कूल भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2010 को जब यह कानून लागू हुआ तो लक्ष्य ये था कि अप्रैल 2015 से पहले तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात पर नजर दौड़ाएं तो ये सपना पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं कि इस दरमियान आरटीई का सफरनामा कैसा रहा। झोपड़पट्टियों के इन बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई हमेशा से चुनौती रही है। महानगरों में पढ़ाई हमेशा से महंगा सौदा रहा है, लेकिन 6 साल पहले जब शिक्षा का अधिकार कानून पारित हुआ तो नई उम्मीदें जगी। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को संवैधानिक अधिकार मिला कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें। कानून के मुताबिक 6 से 14 साल तक के बच्चे इस अधिकार का लाभ उठा पाएंगे। उन्हें अपने नजदीकी स्कूल में दाखिले का हक होगा। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक सरकार ये सुविधा बहाल करेगी। निजी स्कूलों में 1/4 सीट वंचित तबकों के लिए आरक्षित रहेगी। शारीरिक या मानसिक तौर पर बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, परीक्षा में फेल नहीं किया जा सकता। हर स्कूल में पीने का पानी, खाना और बेंच डेस्क जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। सरकार हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित कराएगी। देखिए, शिक्षा का अधिकार तो 2010 में लागू हुआ था और 6 साल हो गए उसको लागू हुए। सरकारी आंकड़ा ये है कि 15 लाख देश के स्कूलों में सिर्फ 9% स्कूलों में ये शिक्षा के अधिकार कानून के प्रोविजंस लागू हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार ने जो पैसे चाहिए थे इसको लागू करने के लिए वो पैसे दिए नहीं। अनिवार्य शिक्षा की मांग का इतिहास देश में काफी पुराना है। वक्त वक्त पर इसके लिए आंदोलन होते रहे, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा देने में सरकार को कई दशक लग गए। 2002 में संविधान में नई धारा जोड़ी गई, जिसके बाद आरटीई की राह खुली। हालांकि संविधान में पहले भी शिक्षा का जिक्र था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। अनुच्छेद 45 के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया था। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतरी और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी। आखिरकार 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि एक विधेयक के जरिए इसे कानूनी शक्ल दी जाएगी। 2010 में विधेयक पारित होने के बाद यह कानून भी देश में लागू हो गया। उम्मीद थी कि अगले 5 साल में देश की फिजा बदल जाएगी, लेकिन लचर रवैये के चलते ऐसा नहीं हो पाया। अब राइट टू एजुकेशन आने से ये तो फायदा हुआ है कि इसकी चर्चा बढ़ी है लोगों के अंदर, लोगों की जानकारी भी बढ़ी है, स्कूल की डिमांड भी बढ़ी है, बच्चों में एजुकेशन की भी एक फीलिंग बढ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि जब सप्लाई साइड काम नहीं करेगी, मतलब मैं अपने बच्चे को स्कूल तो भेजना चाहता हूँ, लेकिन जब स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में गंदगी है, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, स्कूल का टीचर कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाता है। आरटीई लागू होने के बाद 2 चरणों में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला लक्ष्य 31 मार्च 2013 का था, यानी 3 साल। इसमें आरटीई के सारे प्रावधानों को पूरा करना था, जबकि दूसरा लक्ष्य 31 मार्च 2015 का था। सरकार का दावा था कि इस समय तक शिक्षकों की खाली सारी सीटों को भर दिया जाएगा। दोनों डेडलाइन पूरी हो चुकी हैं, लेकिन दोनों लक्ष्य अधूरे हैं। कई प्रदेशों में स्थायी टीचरों के बदले कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली हुई और इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य दूर होता गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 55% शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नियुक्त हुए हैं। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के निजी स्कूलों में जो सीटें गरीब तबकों के लिए आरक्षित थीं, उसको अब तक नहीं भरा जा सका है। आरटीई के पैमाने पर अभी देश के मुट्ठी भर स्कूल ही खरे उतरे हैं। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ नया रोड मैप लाए। 2013 और 2015 2 डेडलाइन थी इस कानून को लागू करने के लिए। 2015 ख़त्म हो गया, अभी भी 5 लाख टीचर वैकेंसी है देश में। 6.5 लाख टीचर अनट्रेंड हैं, जिनको ट्रेनिंग हो जानी चाहिए थी 2015 तक और उनका रेगुलराइजेशन हो जाना चाहिए था। ये स्थिति है। टॉयलेट नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और क्लासरूम भी सफिशिएंट नहीं है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है।
बुनियादी सुविधाओं की कमी स्कूलों में अब भी भारी चुनौती है। बच्चों के ड्रॉप आउट के लिए ये काफी हद तक जिम्मेदार भी है। आज भी सभी स्कूलों में शौचालय, हाथ धोने की सुविधा, पीने का पानी और पुस्तकालयों की बुनियादी व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि इन सारी सुविधाओं को 2013 तक हासिल करने का लक्ष्य था। यूनेस्को ने भी इस दिशा में सरकार की नाकामयाबियों को गिनाया है। लिहाजा जानकारों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले कुछ सालों में भारत ने शिक्षा बजट में भारी कटौती की है। इसका बुरा असर शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और शिक्षकों की नियुक्ति पर भी पड़ा। पैसे की कमी के चलते देश में कई स्कूलों में संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं और आज भी उन स्कूल्स में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 का बजट पेश करते हुए शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षण परिणामों में सुधार को बेहतर बनाने की बात कही। इस साल के बजट में सरकार ने 72,394 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2015-16 में देश का शिक्षा बजट 68,963 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने इस साल सर्व शिक्षा अभियान में 500 करोड़ रुपए बढ़ाने की बात कही, लेकिन इससे पहले 2015-16 के बजट में सरकार सर्व शिक्षा अभियान का बजट करीब 6,500 करोड़ रुपए कम कर चुकी थी। उनका आह्वान है कि 2030 तक पूरी दुनिया में एक भी बच्चा 12वीं की शिक्षा से वंचित न रह जाए, यूनिवर्सलाइज किया जाए पूरी दुनिया में। लेकिन अगर दुनिया की रफ्तार के मुकाबले हम अपनी जब समीक्षा करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। देश भर में 12 लाख से ज्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इनके संचालन के लिए 2016-17 के बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 22,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2015-16 के बजट में सरकार ने इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि 2014-15 में इस मद में 28,635 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। देश भर में मिड डे मील योजना के लिए इस साल 9,700 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान जताया गया है। 2015-16 में इसके लिए 8,900 करोड़ रुपए आवंटित हुए। 2014-15 में प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील का बजट 13,215 करोड़ रुपए था। मिड डे मील योजना के तहत करीब 12 करोड़ बच्चों को स्कूल में भोजन मुहैया कराया जाता है। देखिए, इलिटरेसी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत बड़ी संख्या जो अब एडल्ट हो गई है वो आज भी अंगूठा लगा रही है। इवन उसको अपना नाम और लिखना पढ़ना भी नहीं आता। और जो बच्चे हमारे अभी स्कूलों के अंदर हैं और ख़ासकर सरकारी स्कूलों के अंदर हैं, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट तो ले लिए हैं, लेकिन आज भी उनको जो है कोई हिंदी नहीं पढ़नी आती, अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती। भारत में शिक्षा के लिए आवंटित किया जाने वाला धन विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। भारत अपने जीडीपी का 4% से भी कम शिक्षा पर खर्च करता है। उच्च शिक्षा पर भारत का खर्च 2% से भी कम है। अफगानिस्तान अपनी जीडीपी का करीब 4.72% शिक्षा पर खर्च करता है। नेपाल का शिक्षा पर खर्च उसकी जीडीपी का 4.7% है। भूटान अपनी जीडीपी का 5.9% शिक्षा के लिए आवंटित करता है, जबकि बारबाडोस और बोलीविया जैसे छोटे देशों में तो शिक्षा बजट उनकी जीडीपी का 6.5% से ज्यादा है। पहली बात तो आप गर्ल चाइल्ड को लीजिए, लड़कियां सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होती हैं। आदिवासी हों, दलित हों, अल्पसंख्यक समुदाय की हों, बहुत सारी लड़कियां रिमोट एरियाज़ में हों, गांव में हों, शहरी इलाकों में भी लड़कियां सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स में सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की है। देश में शिक्षकों के 6 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। देश में कुल शिक्षकों की अनुमानित कमी 12 लाख से ज्यादा है। देश में कम से कम 6,000 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। सिर्फ 63% सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात तय मानदंडों के अनुरूप है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइमरी स्कूल में हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक जरूरी है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्च में कंजूसी किसी भी तरह देश हित में नहीं है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।